Hello dear students, this is Nitin Goyal and welcome to our YouTube channel Nitin Physics Classes. So welcome back. So your classes resumes and today we are discussing something previous. थोड़ा सा रिवाइज करते हैं हम लोग। जब भी जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ रहे थे बेटा। किसके बारे में? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को दो तरह की इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई थी, एक स्टैटिक और दूसरा करंट। स्टैटिक क्या होता था बेटा? जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल जो होता था वो कैसा होता था? स्टेबल कंडीशन में या रेस्ट कंडीशन में होता था बेटा। बट यहां पर जो चार्ज पार्टिकल होता था वो कैसा कंडीशन में होता था बेटा? मोशन कंडीशन में होता था। ठीक है ना? तो इस चैप्टर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने चार्ज के बारे में डिस्कस किया था, चार्ज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है ना? तो जिन्होंने नहीं इसको थोड़ा सा रिकॉल नहीं है तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स एक बार उनको स्टडी करना। ठीक है? चार्जेस की क्या क्या प्रॉपर्टी होती थी? फर्स्ट कि जो लाइक चार्जेस होंगे वो आपस में क्या करेंगे बेटा? रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस होंगे वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे। ओके? सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती थी? सेकंड प्रॉपर्टी होती थी बेटा एडिटिविटी की। इसकी एडिटिविटी। थर्ड प्रॉपर्टी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, एंड लास्ट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस which is q is equal to plus minus of n। ठीक है? यहां तक हम लोगों ने चार्जेस के बारे में स्टडी किया था। आफ्टर दैट हम लोगों ने कुछ चार्जिंग मेथड्स पढ़े थे बेटा। क्या? सॉरी, इससे पहले हम लोगों ने कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स के बारे में स्टडी किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को कंडक्शन बैंड, सॉरी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के सेटअप्स को आइडेंटिफाई करवाया था। ओके? कुछ यही सेटअप था। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप क्या होता है? बहुत कम होता है। यहाँ सबसे ज्यादा होता है और यहाँ कुछ कम होता है। तो सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हाफ तो कैसा बिहेव करता है? कंडक्टर का, और हाफ कैसा बिहेव करता है? ये इंसुलेटर का। ठीक है? इसी वजह से इसको कैसा बोलते हैं? सेमीकंडक्टर। अब ये हाफ कंडक्टर का बिहेव करता है जब इसका टेम्परेचर जो है, इसका जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है किससे? रूम टेम्परेचर से। और इंसुलेटर की तरह कब बिहेव करता है? जब ये रूम टेम्परेचर पे हो या इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से क्या हो बेटा? कम हो। तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? जस्ट लाइक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ठीक है ना? वीडियोस को एक बार अच्छे से देखना, रिकॉल करना एक बार। अगर अभी मैं थोड़ा फास्ट इसको रिवाइज करवा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट डिटेलिंग में मैंने समझाया, उसको देखना एक बार। Okay, now we have to discuss about potential. Potential क्या होता था? Work done to move a unit positive charge, from infinite to that point. Work done to move a unit positive charge from infinite to that point means that if there is at infinite point प्लस एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है और उसको इस ए पॉइंट तक आपको लेके आना है, तो यहाँ से और यहाँ तक लाने में, इस पॉइंट तक लाने में इस चार्ज को जो वर्क होगा
वर्क होगा, इस चार्ज को उड़ाने में जो वर्क किया जाएगा वो पोटेंशियल की केस में कंसीडर किया जाता है, व्हिच इज v इज इक्वल टू w अपॉन q, वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या सॉरी इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट। अब ये तो वो पोटेंशियल, नाउ अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि मान लो कोई पॉइंट, मान लो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इस B पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। अब यहां से इसको यहां लेके आओगे तो मान लो यहां पर पोटेंशियल था VB और यहां आगे पोटेंशियल चेंज होके क्या हो गया VA, तो VA माइनस VB, दैट्स इज द पोटेंशियल डिफरेंस। यानी अगर चार्ज को मैं यहां से यहां लेके आऊंगा तो इनके पोटेंशियल्स में चेंजेस आएंगे। लेट वी कंसीडर, मैंने कहा कि इसका पोटेंशियल था पहले 2 वोल्ट, इसको यहां से यहां लेके आए तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज हो गया कितना 3 वोल्ट, तो पोटेंशियल में कितना डिफरेंस आया 3 माइनस 2, दिस इज 1 वोल्ट का क्या आ गया बेटा डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो दैट इज द कंडीशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, एक्चुअली इसको पार्ट 6 में डालो, इसको रिवीजन डाल दो बेटा, क्योंकि पार्ट 6 में तो मैं नया ही करवाऊंगा। उसके बाद हम लोगों ने अपना वो सेटअप लिया था जस्ट लाइक ओके, क्या टॉपिक लिया था उसके बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट, ये एक्चुअली पहले लिया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, देखो चार्ज का मैंने बताया था, यहाँ पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। यानी चार्ज जो रहेगा वो आपको कैसा कंडीशन में रहेगा बेटा, मूविंग कंडीशन में। चार्ज जो रहेगा वो कैसी कंडीशन में रहेगा हमारे पास में, मूविंग कंडीशन में रहेगा। अब चार्ज अगर मूविंग कंडीशन में रहेगा इट मींस दैट कि अब कोई भी चार्ज, लेट वी कंसीडर कोई भी एक वायर है, उस वायर में चार्ज एक पॉइंट से, मान लो दिस इज A एंड दिस इज B, यहां से कोई भी चार्ज इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है बेटा, फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है चार्ज को फ्लो होने में टाइम लगेगा, तो उसका कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर स्पीड रहेगा। तो इससे इसको इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आप लोग एक टॉपिक समझो बेटा, इसका नाम है ड्रिफ्ट स्पीड। सबसे पहले ये समझो कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है। देखो जो चार्जेस होते हैं वो अलग अलग स्पीड से चलते हैं। मान लो यहाँ पर देखो दिस इज चार्ज Q1, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ, लेट वेट, ओके। यहाँ पर ये कुछ मेरे पास में ये एक वायर है जिसमें देखो ये कुछ क्या है मेरे पास में, डिफरेंट चार्जेस हैं। मान लो इसका वेलोसिटी है v1, इसका वेलोसिटी है v2, दिस इज v3, दिस इज v4, दिस इज v5 एंड दिस इज v6। अब ये भी हो सकता है कि ये अगर v1 है तो हो सकता है ये भी v1 हो, मैं ये कह रहा हूं, बट मैं जरूरी भी नहीं हो सकता है कि ये दोनों इनकी वेलोसिटी जो है वो सेम ही हो। ठीक है ना, तो और ये सेम हो भी सकती है, मैं ये भी नहीं कहूंगा। ठीक है ना, तो इन सबकी अगर वेलोसिटी लेट वी कंसीडर डिफरेंट है, तो इसकी कॉमन वेलोसिटी क्या होगी भाई, मैं ये कहूंगा यहाँ से लाखों इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। ठीक है ना, तो एक एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी मैं देखने से रहा, तो उससे बेटर क्या करूंगा कि मैं उन सारी की सारी वेलोसिटीज का अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर डिवाइड करवा दूं, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है मेरे को एक कॉमन वेलोसिटी मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी कि भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से बाहर निकले हैं। ठीक है ना, तो दैट्स कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी, दैट्स कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। अब ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है या एवरेज स्पीड होती है वो क्या हो जाएगी, दिस इज v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 प्लस v6 डिवाइडेड बाय 6। आप अगर ये कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। और ये जो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, यही होती है फिजिक्स की केस में, दैट्स कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। क्या होती है, ड्रिफ्ट स्पीड। यानी किसी भी कंडक्टर से या किसी भी कंडक्टर में से किसी भी कंडक्टर को जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर या इलेक्ट्रिक सोर्स के अंदर रखा जाता है, इलेक्ट्रिक सोर्स का मतलब कि यहाँ इसको एक किसके साथ कनेक्ट कर दूं मैं, एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दूं। ठीक है ना,
तो अगर मैंने इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया देन ऑब्वियसली बात है, इसको मैंने अगर इधर क्यों प्लेस किया है उसका एक रीजन समझो बेटा, कि अगर ये पॉजिटिव पार्ट है बेटा मेरे पास में, क्या है ये पॉजिटिव पार्ट है, देन ऑब्वियसली इसका जो फ्लो होगा, चलो इसको एक काम करो, लेट मी कंसीडर इसको, इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं इधर फ्लो करवा रहा हूँ ना, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है करंट इसके अपोजिट फ्लो होगा, हमने पढ़ा है इसके बारे में, तो इसको ऐसे बना लो, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। सो देखो बेटा ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया, प्लस हो गया। अब देखो ये मान लो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है ये सारे के सारे क्या है मेरे पास में, लेट मी कंसीडर दीज आर ऑल आर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन्स अगर मेरे पास में हैं, ठीक है ना, वेट, ओके, ये सारे के सारे मेरे पास में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली बात है जो नेगेटिव, मैंने बताया था लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करता है, रिपेल करता है, तो ये यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ये इनको क्या करेगी, यहाँ पर क्या लगेगा रिपल्शन, और यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ क्या लगेगा अट्रैक्शन, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन में फ्लो होने लगेंगे, बट इनकी वेलोसिटी सेम नहीं हो सकती, तो इनका एक एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मेशन अगर देखा जाता है, ठीक है ना, तो वही मेरे पास में क्या मिलता है, ड्रिफ्ट स्पीड, ठीक है ना। अब ड्रिफ्ट स्पीड तो हम लोगों ने समझ लिया बेटा, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है, थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट को भी देखते हैं अभी। अब इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसी से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या है, देखो फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, लेट वी कंसीडर कोई भी एक मेरे पास में वायर है, अब वायर में से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं बेटा, फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। अब फ्लो होने में बहुत सारा टाइम लग सकता है, उसमें करंट का सिस्टम कैसे सेट करें हम लोग, कि भाई फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड, यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है 1 सेकेंड, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड हाउ मैनी नंबर ऑफ चार्जेस टू बी फ्लो, मीन्स दैट कि 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्जेस जो हैं क्या हुए बेटा, फ्लो हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरे पास में एक वायर है, उसमें से मैंने एक आउटर सर्किट के साथ में क्या कर दिया, मान लो इसको कनेक्ट करवा दिया मैंने, ठीक है ना। अब कनेक्ट करवा दिया तो ऑब्वियसली बात है चार्ज फ्लो होना शुरू करेंगे। अब ये चार्ज अगर फ्लो होना शुरू करेंगे तो 1 सेकेंड के अंदर कितने चार्ज फ्लो हुए, अब कितने चार्ज कहां से, लेट मी कंसीडर, मान लो मैंने यहाँ पर एक कोई भी एक ऐसे एक एरिया मान लिया मैंने, तो इसी एरिया से कितने चार्ज फ्लो, ऑब्वियसली बात है 1 सेकंड में, जैसे कि मैंने कहता हूं कि कोई भी एक रेस हो रही है, ठीक है ना। अब रेस में मैंने क्या किया कि एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है ना। अब रेस शुरू हुई तो मैंने एक फिक्स टाइम फिट कर दिया कि 5 मिनट में इस लाइन को क्रॉस कितने लोग करेंगे, तो वो 5 मिनट मैंने क्या किया, एक फिक्स टाइम सेट कर दिया और वो लाइन क्या कर दिया, एक पाथ सेट कर दिया कि यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जो है या कितने आदमी जो है उसको क्रॉस करेंगे। तो सेम मैंने क्या किया, यहाँ पर एक पाथ आइडेंटिफाई किया, ठीक है ना, और यहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होना शुरू करेंगे, तो 1 सेकेंड में जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ठीक है ना, वही हमारे पास में क्या हो जाएगा, चार्ज की फॉर्मेशन बनेगी। और इसका फॉर्मेशन क्या बनेगा, जरा देखो बेटा, दैट इज क्या है, आई, करंट को हम लोग किससे शो करते हैं, आई से, तो फ्लो ऑफ चार्ज, किसका फ्लो, चार्जेस का, तो चार्जेस को क्यू से, पर यूनिट टाइम, तो आई की वैल्यू क्या बनेगी, क्यू अपॉन टी, तो क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास में, ये दो फॉर्मूलेज बनते हैं हमारे पास में किसके, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। और क्यू किसका, क्यू इज कॉल्ड चार्ज, टोटल चार्ज, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन होता है बेटा जनरली इलेक्ट्रिक करंट के, ओके ओके। सो अभी मेरे पास में है एक टॉपिक जो लास्ट लेक्चर्स में करवाया था हम लोगों ने, ओम्स लॉ, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी रिकॉल कर लेते हैं एक बार। ओम्स लॉ क्या कह रहा है, कहता है कि फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए, इफ the physical conditions just like temperature, pressure वगैरह, ये physical conditions होती हैं, that is fixed, अगर ये क्या है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, then
द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो, यानी I, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर, उस कंडक्टर के लिए, इज डायरेक्टली proportional, is directly proportional to the potential difference, to the potential difference across the conductor's end. कुछ याद आया हो तो देखो, और थोड़ा सा इसको भी एक बार रिकॉल करते हैं। क्या है? फॉर एनी कंडक्टर, किसी भी एक कंडक्टर के लिए यदि उसकी फिजिकल कंडीशंस जस्ट लाइक योर टेम्परेचर, प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक अपना रूम, जो रूम का ह्यूमिडिटी वगैरह, ये फिजिकल कंडीशंस होती हैं। इट इज फिक्स, अगर ये क्या है? फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें, ठीक है ना? तो उस टाइम पर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो, उस कंडक्टर के अंदर जो करंट का फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब सब जानते हो आप लोग, अगर आगे एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, ठीक है? और एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम होगा, ठीक है? तो करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर्स एंड, यानी लेट बी कंडीशन, ये कोई कंडक्टर है, क्या है? कोई भी एक कंडक्टर है, ओके? मान लीजिए इसमें कोई भी बैटरी लगी हुई है, ठीक है ना? ये मैंने कोई, चलो इसको बैटरी बना देते हैं, ठीक है? ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है? और मान लो बैटरी है आपकी कितने वोल्ट की बेटा? 6 वोल्ट की, ठीक है ना? तो इसमें से कुछ करंट भी जाएगा, ऑब्वियसली बात है। मान लो मैंने कह दिया वो आई करंट जो है वो 2 एम्पियर करंट गया। कितना एम्पियर करंट गया? 2 एम्पियर करंट गया। अब मान लो इस बैटरी का वोल्टेज में बढ़ा के 6 वोल्ट से 12 वोल्ट कर देता हूं। कितना कर देता हूं? 12 वोल्ट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये 12 वोल्ट होगा तो आई का वैल्यू भी उसके लिए क्या होगा? बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, अगर ये वोल्टेज की वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊंगा तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द स्ट्रेंथ ऑफ करंट फ्लो आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, या फिर और V is directly proportional to I. Okay, so that is the Ohm's law condition. तो फाइनली Ohm's law की क्या कंडीशन रही मेरे पास में? That is V is directly proportional to I. अब हम, आप लोगों ने 9th क्लास में देखा होगा कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह कांस्टेंट आता है, ठीक है ना? तो यहां पर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा तो उसके लिए कांस्टेंट लगाऊंगा बेटा मैं R, और ये आई आपका, ठीक है? वेयर R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और ये एक बहुत बड़ा वर्ड है इस चैप्टर के लिए जो अब आने वाले टॉपिक्स में आएगा। बहुत इसके सब कुछ इसी पर चलेगा, ये मानो, ठीक है? तो रेजिस्टेंस क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है? तो रेजिस्टेंस से मतलब, चलो उससे पहले ओम्स लॉ का कर्व देख लेते हैं। ओम्स लॉ का कर्व से क्या मतलब है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I से मतलब क्या है कि अगर अमाउंट ऑफ वोल्टेज में इंक्रीज करूंगा तो I भी अमाउंट ऑफ इंक्रीज क्या होगा? I बढ़ेगा, और V का अमाउंट कम करूंगा तो I की वैल्यू भी क्या होगी बेटा मेरे पास में? कम होगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना? तो इससे क्या सेटअप निकल के आ रहा है मेरे पास में कि अगर मैं एक कर्व बनाता हूं, एक ग्राफ बनाता हूं, किसमें? V और I में, ठीक है? तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे अगर मैं V को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे I भी बढ़ेगा। मान लो अभी यहाँ पॉइंट है, अभी मान लो ये यहाँ पॉइंट है, अब जैसे ही मैं V को बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है I भी क्या होगा? बढ़ेगा, ये भी ये बढ़ेगा। तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो अगर सेटअप बनाओगे, इसकी जो लाइन आएगी, इसके कर्व की जो लाइन मिलेगी बेटा आप लोगों को, वो एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा। कैसा? स्ट्रेट लाइन कर्व। और स्ट्रेट लाइन कर्व मिलेगा तो मिलेगा, साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन रहेगी कि जो R की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा कैसी रहेगी बेटा? कांस्टेंट, जो कि कोई उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के लिए चेंज नहीं हो, ठीक है? तो मान लो कोई भी रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं। सबसे पहले
रेजिस्टेंस से मतलब क्या है। देखो इस वर्ड को थोड़ा सा आप लोग डिवाइड करो, ठीक है। तो मैं डिवाइड करके लिख रहा हूं बेटा, रजिस्ट द करंट। क्या? रजिस्ट द करंट। अब रजिस्ट द करंट से मतलब क्या है कि करंट को रजिस्ट यानी रोकना, करंट को क्या करना, रोकना। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेजिस्टेंस जो है ना वो करंट का अपोज करेगा। क्या करेगा? करंट का अपोज। अब रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है ये इस तरह का एक शो होगा आप लोगों को, दैट इज द रेजिस्टेंस। इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम, और इसको शो करने का तरीका होता है ये वाला। ये आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना अपने, ठीक है। अब इससे क्या क्या सेटअप है वो मैं थोड़ा सा समझाता हूं आप लोगों को कि ये करंट का अपोज कैसे करें। देखो जरा गौर से, हमारे पास में फॉर्मूला आया V इज इक्वल टू आर इंटू आई, या फिर इसको V इज इक्वल टू हम लोग आई आर, फास्टली अगर बोलने के लिए ये यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा जरा इससे I की वैल्यू निकालो। I की वैल्यू क्या हो जाएगी? V अपॉन आर। ये कंप्लीट सेटअप है। अब जरा इसमें से देखो आप लोग, अगर आप R का अमाउंट बढ़ाते हो, R का अमाउंट क्या करते हो? बढ़ाते हो, ठीक है। तो अगर R का अमाउंट बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है ये वैल्यू जो है डिनोमिनेटर, क्योंकि R बढ़ेगा, R अगर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बात है डिनोमिनेटर बढ़ेगा, तो फाइनल रिजल्ट क्या होता चलेगा? ऑटोमेटिकली कम होता चलेगा। तो इसका मतलब R अगर बढ़ा तो I की वैल्यू क्या होगी? कम होगी, ऑब्वियसली बात है। और R को अगर आपने कम किया तो ऑब्वियसली बात है I की वैल्यू क्या होने लगेगी? बढ़ने लगेगी। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों के क्या हो गए? एक दूसरे के इनवर्स हो गए, यानी अपोजिट हो गए। तो इसी की वजह से रजिस्ट द करंट का मतलब क्या है? अगर I बढ़ रहा है तो R अगर है हमारे वहां पर तो R क्या करेगा? उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। और R जितना ज्यादा होगा, ठीक है, I का अमाउंट उतना ही क्या होता चलेगा? कम होता चलेगा, ठीक है ना। तो उस चीज को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। अब जैसे अभी एक क्वेश्चन दिया था उसी के बेसिस पे समझाता हूं आप लोगों को कि मान लीजिए बेटा हमारे पास में एक रेजिस्टेंस था। अभी जो क्वेश्चन था मेरे पास में उसी को लेते हैं कि यहां पर 6 वोल्ट की बैटरी थी और करंट कितना फ्लो हो रहा था? 2 एम्पियर। तो मान लो यहां पर R है तो R की वैल्यू निकालो। तो R की वैल्यू इस फॉर्मूले से क्या हो जाएगा? R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V कितना है? 6 अपॉन I है 2, तो R आ गया 3 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा मेरे पास में? लेट मी कंसीडर 3 ओम, ठीक है ना। अब R अगर 3 ओम है तो करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर फ्लो हो रहा है। समझ में आया आपके? अगर R 3 ओम है तो करंट कितना फ्लो हो रहा था? 2 एम्पियर। अब अगर मैं इस R की वैल्यू को 3 से 4 कर दूं तो अब जरा करंट की नई वैल्यू निकालो एक बार, कितनी निकलेगी? देखो V इज इक्वल टू आई आर, तो I क्या हो जाएगा? V अपॉन R। तो I V कितना है? 6/4। 6/4 आप करोगे 1.25 आई थिंक 6/4 है ना, हाँ 1.5 सॉरी, कितना? 1.5। तो पहले कितना था? 2 एम्पियर था और अब कितना हो गया? 1.5। इसका मतलब R की वैल्यू को बढ़ाया मैंने, R की वैल्यू को बढ़ाया तो I की वैल्यू क्या होगी? ऑटोमेटिकली कम हो गई। अच्छा अब R की वैल्यू को कम करो, मान लो R की वैल्यू को 2 कर देता हूं मैं। कितना कर देता हूं? 2। तो अब देखो 6/2 कितना हो जाएगा? 3 एम्पियर। तो पहले कितना था? 2, फिर 1.5 हुआ। अब R की वैल्यू को कम किया तो अचानक ये कितना हो गया? 3 एम्पियर। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या चलेंगे बेटा? अपोजिट में चलेंगे, ठीक है। तो ये जनरल आप लोगों का रिवीजन था अभी तक का। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो आपका रेजिस्टेंस है, अब रेजिस्टेंस के बारे में ही स्टडी करना है हमें, ठीक है। तो उस रेजिस्टेंस की क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, उसके किन किन फैक्टर्स की वजह से उसका अफेक्शन आता है, उसके उस चीज के बारे में स्टडी करेंगे। और अब आने वाले लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ेगा बेटा, तो बी रेडी फॉर स्टडीज। ओके, ऑल द बेस्ट। अपनी स्टडी अब स्टार्ट कर दो बेटा। ओके।